गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, ये मेरी दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो में जैसे तुम लोगों को पता है कि मैंने तुम लोगों को नेशनलिज्म इन इंडिया का एक इंट्रोडक्शन दे दिया था। उस इंट्रोडक्शन में मैंने तुम लोगों को वर्ल्ड वॉर के बारे में बता दिया था। वर्ल्ड वॉर के साथ साथ उस इंट्रोडक्शन में मैंने तुम लोगों को बता दिया था कौन सी अलाइड पावर्स हैं, कौन सी सेंट्रल पावर्स हैं। थोड़ा बहुत मैंने तुमको बताया था नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो यूरोप से किस तरीके से कनेक्टेड था। तो ये दूसरी वीडियो है और दूसरी वीडियो में जो कुछ चीज़ें हैं उनको देखते हैं। देखो, मैंने तुम लोगों को लास्ट पॉइंट बता दिया था कि इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट है इस चैप्टर के वो हमें 1915 से पढ़ने हैं। मतलब इस एनसीईआरटी में जो चैप्टर है इसमें 1915 से पहले कुछ नहीं पढ़ना था। और मैंने तुम लोगों को बताया था 1915 वो डेट थी जब गांधी जी क्या है इंडिया में वापस आएंगे। तो गांधी जी क्या है, गांधी जी पूरे लगभग 15-20 साल साउथ अफ्रीका में स्पेंड करने के बाद इंडिया में आए हैं। अब जब गांधी जी 1915 में इंडिया में आए हैं, मैंने पहली वीडियो में बताया था गांधी जी ने आते ही कोई मूवमेंट शुरू नहीं किया है। गांधी जी ने पहले क्या किया है, उन्होंने सबसे पहले इंडिया की ग्राउंड रियलिटी देखी है। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, जो उनके पॉलिटिकल गुरु हैं, कि भाई इंडिया का जो क्या है, इंडिया का जो ग्राउंड रियलिटी है या इंडिया की जो कंडीशंस है वो साउथ अफ्रीका से थोड़ी डिफरेंट है। तो गांधी जी ने इंडिया में 2 साल तक कोई मूवमेंट नहीं किया। लेकिन गांधी जी ने जो 2 साल के बाद मूवमेंट स्टार्ट किया है 1917 में, उसमें गांधी जी ने एक अपना नॉवल मेथड यूज किया है जिसको बोलते हैं हम लोग सत्याग्रह। तो देखो, चीजें यहां से शुरू होंगी। अब देखो, याद रखना, ये जो सत्याग्रह है, इस सत्याग्रह को गांधी जी ने सबसे पहले इन्वेंट कहां पर किया है? गांधी जी ने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया है साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी ने इसको इन्वेंट किया है तो इसमें गांधी जी ने वायलेंस का यूज नहीं किया है। सत्याग्रह है क्या? सत्याग्रह को अगर देखोगे तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर कॉज ट्रुथ है, अगर तुम्हारी कॉज क्या है, सही है, कॉज जो है वो ट्रू है, तो तुम्हें वायलेंस की जरूरत ही नहीं है। इफ द कॉज इज ट्रुथ देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नीडेड और फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी, फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये सत्याग्रह क्या है? ये गांधी जी का नॉवल मेथड है। और गांधी जी का ये ऐसा नॉवल मेथड है जिसमें गांधी जी नॉन वायलेंस का यूज कर सारे के सारे मूवमेंट क्या करेंगे, अपने स्टार्ट करेंगे। अब इस नॉन वायलेंस का फायदा ये है कि भाई अगर तुम ब्रिटिशर्स के साथ या किसी के भी साथ वायलेंस यूज करते हो तो चांसेस क्या है कि भाई आपको चोट लग सकती है, या फिर क्या है, या फिर हो सकता है आपके ऊपर कोई केस हो जाए। तो ये इसलिए गांधी जी ने क्या है, एक अपना अलग मेथड स्टार्ट किया था सत्याग्रह का, जिसमें फिजिकल फोर्स क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है। फिजिकल फोर्स का मतलब कि भाई चुपचाप किसी जगह पे जाओ और जाकर वहां पर क्या करो, मास एजिटेशन करो। मास एजिटेशन मतलब बहुत सारे लोग गए एक जगह जाके धरना दे दिया, शांति से बैठ गए। तो गांधी जी ने इस तरीके की चीजों से क्या किया है, इंडिया में अपने सारे के सारे मूवमेंट स्टार्ट किए हैं। देखो, गांधी जी के जो 3 मूवमेंट हैं, जाते जाते पहली वीडियो में मैंने तुम लोगों को उनका एक ओवरव्यू दिया था। अब देखो, ये हैं वो 3 के 3 मूवमेंट। गांधी जी का इंडिया में जो पहला मूवमेंट हुआ है वो चंपारण में हुआ है। अब चंपारण जो है वो बिहार में एक जगह है। तो चंपारण में जो मूवमेंट हुआ है वो इंडिगो प्लांटेशन के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? इंडिगो प्लांटेशन के लिए। अब इंडिगो प्लांटेशन क्या है कि भाई इंडिगो एक क्रॉप है और वो एक ऐसी क्रॉप है जिससे डाई बनती है। क्या बनती है? डाई। देखो, ये डाई क्या है, ये नील है। मतलब पहले अगर जीन्स बननी है, कलर रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए क्या है, केमिकल्स तो होते नहीं थे, तो ये एक तरीके का रॉ मटेरियल है। अब इंडिगो प्लांटेशंस जो थे चंपारण बिहार के अंदर, उनके साथ 2 समस्याएं थी। एक समस्या तो ये थी कि भाई ये जो इंडिगो प्लांटेशन है ये ऐसा प्लांट है कि अगर इसको कोई भी फार्मर ग्रो करता है तो ग्रो करने के बाद क्या है, ग्रो करने के बाद उसकी जो जमीन है वो अनफर्टाइल हो जाती थी। अब फार्मर की अगर जमीन अनफर्टाइल हो गई तो वो आगे जब कोई भी क्या करेगा, क्रॉप ग्रो करेगा, तो उसको बड़ी दिक्कत होने वाली है। दूसरा क्या है, ये फूड क्रॉप नहीं है। ज्यादातर क्या होता था, ज्यादातर तो किसान जितना भी उगाते थे रेवेन्यू पे कर देते थे, तो खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। दूसरा, इसको उगाने के बहुत ही कम पैसे मिलते थे, तो कोई भी पीजेंट, कोई भी फार्मर इसको ग्रो करने के लिए क्या था, राजी ही नहीं था। सारे के सारे क्या थे, नॉट इंटरेस्टेड थे। लेकिन फोर्सफुली उनको क्या है, इंडिगो ग्रो करना पड़ता था। तो गांधी जी को इस मूवमेंट को करने के लिए सबसे पहले जो किसी शख्स ने क्या किया है, बार बार इनवाइट किया है, बोला है, उनका नाम है पंडित राजकुमार शुक्ला। देखो, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट यहाँ से क्वेश्चन आता है। जब तुम 12th क्लास में पहुंचोगे ना, तो 12th क्लास में इंग्लिश लिटरेचर में पूरी की पूरी एक स्टोरी है पंडित राजकुमार शुक्ला पे। तो पंडित राजकुमार शुक्ला क्या है, जब से गांधी जी इंडिया में आए थे 1915 से, तब से गांधी जी से बार बार बोल रहे थे
चंपारण चलो मूवमेंट स्टार्ट करो, लेकिन गांधी जी मना कर देते कि हाँ आऊँगा, अभी मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ कि लोग बाग कैसे हैं, कैसे मेरे को स्ट्रगल यहाँ पे करना है। तो पंडित राजकुमार शुक्ला ने क्या 1-1.5 साल गांधी जी से अपील करी है, और उसके बाद पंडित राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी क्या है, चंपारण में गए हैं और पहला उन्होंने सत्याग्रह किया है इंडिगो के लिए। ठीक है, देखो याद रखना, ये जो चंपारण बिहार है ना, यहीं पर गांधी जी की मुलाकात होगी राजेंद्र प्रसाद से, और जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये वही हैं आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी की जो फर्स्ट मीटिंग है वो कहाँ पर होगी, बिहार में ही होगी। ये जो राजेंद्र प्रसाद है ना, ये बिहार के ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये चंपारण मूवमेंट है, बोर्ड में या फिर कंपटीशन में फॉर श्योर तुमको क्या है, क्वेश्चन देगा। देखो इसके बाद जो गांधी जी का दूसरा मूवमेंट था इंडिया में, वो खेड़ा नहीं था, कंफ्यूज मत हो ना, कई बुक्स में कई जगह गांधी जी का दूसरा मूवमेंट खेड़ा दे रखा है, लेकिन गांधी जी का जो दूसरा मूवमेंट है इंडिया में, वो अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स के लिए हुआ है सत्याग्रह, वो वाला मूवमेंट था। तो ये जो अहमदाबाद में जो सत्याग्रह हुआ है, ये अहमदाबाद का है, अहमदाबाद वाला सत्याग्रह गुजरात में हुआ है, और हुआ किन के लिए है, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए हुआ है। और हुआ कब है, अगर डेट देखोगे फरवरी और मार्च के बीच में चला है 1918 में। ठीक है, देखो एनसीईआरटी की बात करोगे ना, तो एनसीईआरटी ने ना जो तुम्हारा मूवमेंट है ना, ये खेड़ा वाला और ये जो अहमदाबाद मिल वाला है, इसको थोड़ा सा गलत दे रखा है। जैसे इसको 1917 दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लेना, नेट उठा लेना, किसी को भी चेक करोगे तुम्हें डेट क्या मिलेगी, 18 ही मिलेगी। तो पहले क्या हुआ है, पहले अहमदाबाद वाला मूवमेंट हुआ है और खेड़ा वाला बाद में हुआ है। और कॉटन मिल वर्कर्स जो हैं 1918 में, यहाँ पर क्या था, ये जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं, अब 1918 को देखोगे तो मैंने बताया था 1914 से और 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। याद करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जब मैंने तुम लोगों को कंसिक्वेंसेस बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि भाई वॉर होने से क्या है, इकोनॉमी गिरती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। और मैंने तुमको बताया था 1913 से 1918 में जो प्राइजेस थी वो डबल हो गई थी। अब भाई जब प्राइस डबल हो जाएंगे, तो सपोज करो मेरे को 100 रुपये मिल रहे हैं और 100 रुपये में मैं अपने घर का खर्चा चला पा रहा हूँ, लेकिन मान लो प्राइस डबल हो गए, तो मेरे 100 रुपये तो 50 रुपये ही हो गए ना। तो ये जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं, ये लोग डिमांड कर रहे थे कि 50% इनके वेजेस क्या करे जाएं, बढ़ा दिए जाएं। अभी जो वर्कर्स हैं ये डिमांड क्यों कर रहे हैं 50% वेजेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि हुआ क्या है, वॉर टाइम में इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस क्या हो गए, डबल हो गए। अभी जो प्राइस डबल हुए हैं ना, इन प्राइस डबल की वजह से ही ये लोग डिमांड कर रहे थे कि 50% क्या करो, हमारे वेजेस बढ़ा दो, हमारा काम नहीं चल रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो अहमदाबाद में गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट बोल रही थी कि सिर्फ 20% ही वेजेस बढ़ाए जाएंगे, इससे ज़्यादा वेजेस नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो इस चक्कर में क्या है, इस चक्कर में अहमदाबाद में क्या हुआ है, सत्याग्रह हुआ है। देखो गांधी जी ने बोला था कि देखो 50% तो बहुत ज़्यादा है, 35% हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो 35% डिमांड किया और 35% इन लोगों को मिल गया है। तो देखो गांधी जी के पहले 2 मूवमेंट जो हैं सक्सेसफुल रहे हैं, चाहे तो चंपारण हो चाहे अहमदाबाद सत्याग्रह हो। याद रखना इसी मूवमेंट के 4 दिन बाद स्टार्ट हुआ है क्या, खेड़ा। तो खेड़ा की बात करोगे, खेड़ा क्या डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट भी कहाँ पर है, गुजरात में है। और जो खेड़ा वाला सत्याग्रह है वो इसके बाद स्टार्ट हुआ है। अब जैसे याद रखना चंपारण में गांधी जी की मुलाकात हुई थी किससे, राजेंद्र प्रसाद से, पहले प्रेसिडेंट। और खेड़ा में गांधी जी की मुलाकात होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो जो सरदार पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इनकी मुलाकात गांधी जी से कहाँ पे हुई है, खेड़ा में हुई है। या कह सकते हो यही वो शख्स हैं जिन्होंने गांधी जी से कहा था कि एक सत्याग्रह कहाँ पे भी कर लो, खेड़ा में भी कर लो। अब तो खेड़ा में क्या सिचुएशन थी, देखो लगभग जब ये खत्म होने वाला है मार्च में, तब ये शुरू हुआ है 22 मार्च को। तो 22 मार्च से जून तक ये चला है 1918 में। और खेड़ा में क्या है, खेड़ा में प्लेग और कॉलेरा फैला हुआ था। अब प्लेग क्या है, प्लेग एक बीमारी है, इट इज़ अ डिसीज। और ये डिसीज किससे होती है, चूहों से डिसीज होती है। कॉलरा को देखोगे तो वो है जाए जहाँ पर लूज मोशन वगैरह हो जाते थे, डिसेंट्री वगैरह लोगों को। तो क्या है, ये जो प्लेग और कॉलरा है, इससे बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। और उस नुकसान की वजह से क्या है, जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट हैं, वो रेवेन्यू पे ही नहीं कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट है उसने ऐसे टाइम पर क्या कर दिया है, टैक्स भी इंक्रीज कर दिया है 23%। अब देखो एक तो 1918 का टाइम, वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, प्राइसेस डबल हो रहे हैं, प्लेग भी फैला हुआ है वहाँ पर। प्लेग के साथ साथ क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया टैक्स कितना, 23%। अब जब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देगी 23%, तो इन लोगों की तो हालत समझो लगभग खराब है। तो यहाँ पर पीजेंट ने डिमांड किया था कि भाई हमें रेवेन्यू रिलैक्सेशन चाहिए, हम इस बार का रेवेन्यू
नहीं सबमिट कर सकते, और इसके लिए सत्याग्रह हुआ है। और ये तीनों ही सत्याग्रह गांधी जी के क्या हैं, सक्सेसफुल रहे हैं। याद रखना, गांधी जी के ये 3 मूवमेंट सक्सेसफुल रहे हैं, जिसकी वजह से गांधी जी ने आने वाले लगभग 20 साल 25 साल अच्छे खासे मूवमेंट इंडिया में करे हैं। ठीक है, और करे किससे हैं कि गांधी जी का नोवल मेथड है क्या, सत्याग्रह। तो कंपटीशन में तो सत्याग्रह के बारे में कोई नहीं पूछता, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई व्हाट इज सत्याग्रह। तो याद रखना, सत्याग्रह इज मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स, सत्य प्लस आग्रह। और सत्याग्रह में है क्या, सत्याग्रह में ये है कि अगर कॉज क्या है, ट्रू है, तो फिजिकल फोर्स रिक्वायर ही नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें वायलेंस करना ही नहीं है। जो तुम लोगों को अप्रेसर है, तुम्हें सिर्फ ये दिखाना है कि उसकी अंतरात्मा समझ जाए कि हाँ भाई वो गलत है और आप ठीक हो। तो ये गांधी जी का क्या है, नोवल मेथड है। देखो इसके बाद अगर देखोगे तो इसके बाद कहानी आ जाएगी कहाँ पर, रॉलेट एक्ट पे। अब देखो रॉलेट एक्ट पे थोड़ी चीजें देखो। देखो ये जो रॉलेट एक्ट है, सबसे पहले देखो ये पास कब हुआ है। तो रॉलेट एक्ट पास हुआ है 8 मार्च 1919। तो 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हुआ, और इसको बहुत जल्दी पास किया गया। इट इज हरीडली पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है क्या। अगर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखोगे तो शायद बुक में कुछ नहीं दे रखा, लेकिन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, उस टाइम का लेजिस्लेचर है। उस टाइम का लेजिस्लेचर मतलब समझ जाना, उस टाइम का ये पार्लियामेंट है। ठीक है, उस टाइम का ये पार्लियामेंट है। और 1919 में उस टाइम का पार्लियामेंट देखोगे तो बाई कैमरल था, और 1919 से पहले वो यूनिकैमरल था। ठीक है, इसके बाद अगर देखोगे यूनाइटेड अपोजिशन क्या है, तो यूनाइटेड अपोजिशन का मतलब है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक तो ब्रिटिशर्स हैं जो रूल कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो अपोजिशन में कौन है, अपोजिशन में इंडियंस हैं। और इंडियंस ने क्या किया है, इंडियंस ने यूनाइटेडली इस एक्ट को क्या किया है, अपोज किया है। अब इंडियंस ने इसको अपोज क्यों किया है, वो चीज याद रखना। देखो इंडियंस ने इस एक्ट को इसलिए अपोज किया है क्योंकि ये एक तरीके से ब्लैक एक्ट था। ब्लैक एक्ट का मतलब, इस एक्ट में विदाउट एनी वारंट किसी भी फ्रीडम फाइटर को अरेस्ट किया जा सकता था, और अरेस्ट करने के बाद उसकी क्या नहीं होगी, ना तो बेल होगी, और 2 साल तक वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं होगा। तो ये क्या है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें किसी भी फ्रीडम फाइटर को अरेस्ट करके, किसी भी प्रोटेस्टर को अरेस्ट करके, और कह सकते हो कि एक बहुत लंबे टाइम तक जेल में बंद किया जा सकता है, और अरेस्ट करने के लिए कोई परमिशन भी नहीं चाहिए। तो अब था क्या इस एक्ट में, अगर क्वेश्चन आए कि भाई रॉलेट एक्ट क्या है, तो रॉलेट एक्ट क्या अलाउ करता था, इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। मतलब किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को अरेस्ट कर लोगे, और 2 साल तक कोई ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल का मतलब क्या है, उसको कोर्ट में पेश ही नहीं होगा वो। देखो एक रिट है, कभी रिट के बारे में बता दूंगा। एक रिट है हबीस कॉर्प्स, और हबीस कॉर्प्स रिट क्या बोलती है, अगर पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स में पुलिस को इस इंसान को क्या करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। अब जो मजिस्ट्रेट है वो डिसाइड करेगा कि वो गिल्टी है या नहीं, क्या चार्जेस उस पर लगेंगे या नहीं लगेंगे। पुलिस का काम क्या है, सिर्फ अरेस्ट करना। कार्रवाई कौन करता है, कोर्ट करता है। लेकिन यहाँ तो कोर्ट को ही अलग कर दिया गया, तो इसलिए इस एक्ट को बोला गया था ब्लैक एक्ट, याद रखना। ठीक है, इसमें क्या है, विदाउट वारंट क्या है, किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब गांधी जी ने इसको अपोज करने के लिए क्या किया है, इन तीनों के बाद अपना चौथा मूवमेंट स्टार्ट किया है, जिसका नाम है रॉलेट सत्याग्रह। याद रखना, रॉलेट सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ है हड़ताल से। तो इसमें हड़ताल हुई, रॉलेट एक्ट में हड़ताल के बाद रैलीज हुई, स्ट्राइक करी वर्कर्स ने, शॉप क्लोज डाउन हुई। तो रॉलेट एक्ट में क्या है, रॉलेट एक्ट में हड़ताल हो रही है, रैलीज हो रही हैं, स्ट्राइक हो रही हैं वर्कर्स की, सारे सब लोग दुकानें बंद कर रहे हैं, बाजार बंद हो रहे हैं। तो रॉलेट एक्ट जो था, हाँ इन तीनों से बड़ा मूवमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा मास मूवमेंट है, लेकिन इन तीनों से बड़ा मूवमेंट था। और ये मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ है तो ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम आई है। अब देखो ब्रिटिशर्स को क्या प्रॉब्लम आई है, इन हड़ताल रैलीज और स्ट्राइक की वजह से ब्रिटिशर्स को ये प्रॉब्लम आई है कि ब्रिटिशर्स का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ब्रिटिशर का जब कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब होगा ना, तो ब्रिटिशर्स की जो रेलवे लाइन है, जो टेलीग्राफ लाइन है, वो अफेक्टेड होंगी। देखो टेलीग्राफ क्या है, आजकल तो देखो क्या है, मोबाइल फोन है, लैंडलाइन भी है, बट पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले क्या है, पहले सिर्फ पोस्ट ऑफिस जैसे चिट्ठी वगैरह लिखते हैं, वैसे ही टेलीग्राफ था कि मेरे को अगर क्या है कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करनी है तो उसके लिए टेलीग्राफ लाइन होती थी। अगर मेरे को कोई सामान आर्मी दूसरी जगह भेजना है उसके लिए रेलवे था।
अब इन स्ट्राइक्स की वजह से क्या है, ये दोनों काम प्रॉपरली नहीं हो पा रहे। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस रॉलेट सत्याग्रह को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो लोकल लीडर्स हैं अमृतसर में, सबसे पहले उनको उठाना शुरू किया। अमृतसर में क्या है, ये ज़्यादा ठीक ठाक चल रहा था मूवमेंट, तो सबसे पहले क्या किया गया, अमृतसर के जो लोकल लीडर्स हैं उनको पिकअप कर लिया गया। पिकअप का मतलब क्या है, उनको उठा लिया, जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को बोल दिया गया कि गांधी जी तुम दिल्ली में नहीं आ सकते। गांधी जी बेयर टू एंटरिंग दिल्ली, गांधी जी को मना किया गया कि तुम दिल्ली के अंदर नहीं आओगे, दिल्ली में आओगे खामखा में और मूवमेंट फैलेगा। इसके बाद क्या था, इसके बाद 6 अप्रैल से जब ये मूवमेंट शुरू हो गया, तो जैसे ही 10 अप्रैल आया, तो 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोसेशन था। पीसफुल प्रोसेशन मतलब एक पीसफुल मार्च जा रहा था पंजाब के अंदर, अमृतसर में, और वहां पर पुलिस ने क्या किया, वहां पर पुलिस ने इन पीसफुल मार्च वाले लोगों के ऊपर फायर कर दिया। अब देखो, जब लोग बाग चुपचाप क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके ऊपर फायरिंग हो जाएगी, तो क्या वो चुप बैठेंगे? वो कभी चुप नहीं बैठेंगे। उन लोगों ने क्या किया है, जो मॉब है, मॉब को ही क्या कहते हैं, भीड़ कहते हैं, जो क्राउड है, उसने अटैक किया है फिर किसको, बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, रेलवे स्टेशन को, गवर्नमेंट बिल्डिंग को। तो इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जितनी भी भीड़ है, उसने बैंक को, पुलिस स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को, जितनी भी सरकारी संपत्ति है, गवर्नमेंट बिल्डिंग से, उनको अटैक किया है। और उनको अटैक करने के बाद रिजल्ट ये निकला है कि जैसे कर्फ्यू लगा देते हैं या फिर सारी चीजें बंद कर दी जाती हैं, वैसे ही रिजल्ट ये है कि अमृतसर के अंदर लग जाएगा मार्शल लॉ। तो देखो, मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज हो जाएगा कहां पर, अमृतसर के अंदर। और मार्शल लॉ याद रखना, मार्शल लॉ क्या है, मार्शल लॉ आज की धारा 144 की तरह समझना। अगर मार्शल लॉ कहीं पर इम्पोज हो गया, तो याद रखना 2 से ज्यादा लोग खड़े हो ही नहीं सकते थे उस टाइम पर। तो मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था कब, 10 अप्रैल के बाद। और मार्शल लॉ इम्पोज होने के बाद ही ये जो जनरल डायर हैं, इन्होंने कमांड संभाल ली थी कहाँ की, टुक द कमांड ऑफ अमृतसर। देखो, ये जो जनरल डायर हैं, ये ब्रिगेडियर जनरल हैं, उस टाइम के ये क्या है, ब्रिगेडियर जनरल हैं, और इन्होंने क्या किया है, कमांड संभाल ली है। अब देखो, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, देखो इसका रिजल्ट निकलेगा कि 13 अप्रैल को क्या होगा, 13 अप्रैल को होगा 1919 को जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग से ही फिर आगे चलेगा क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलो इसको मिटा के आगे अब देखो बच्चों, इसके पहले वाली जो स्लाइड थी, वहां पर मैंने बता दिया था कि रॉलेट सत्याग्रह में जितनी भी स्ट्राइक वगैरह हुई, उससे क्या हुआ, उससे लग गया था क्या, मार्शल लॉ। जो 10 अप्रैल की कहानी थी, जहां पर पुलिस फायरिंग हुई और मॉब जो है, क्राउड उसके और पुलिस के बीच में जितनी भी मतलब लड़ाई हुई है, उसकी वजह से मार्शल लॉ लग जाएगा कहां पर, पंजाब में। अब पंजाब में मार्शल लॉ लग गया है, और मार्शल लॉ के बाद पंजाब में एक इंसिडेंट होगा जिसका नाम है जलियांवाला बाग। अब देखो, 13 अप्रैल जो 1919 है, उस टाइम पर क्या है, उस टाइम पर पंजाब में बैसाखी होगी। क्या होगी, बैसाखी। अब देखो, ये जो बैसाखी है, ये पंजाब का क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब जब पंजाब के अंदर बैसाखी चल रही है, तो बहुत सारे लोग तो जलियांवाला बाग में सिर्फ और सिर्फ बैसाखी का मेला देखने आए हैं। और ये लोग मेला देखने आए कहाँ से, गांव से आए हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रोटेस्ट करने आए हैं। और किस चीज का प्रोटेस्ट करने आए हैं, कि ये लोग जो रॉलेट एक्ट है, उस रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट करने आए थे। अब मार्शल लॉ में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, कि भाई मार्शल लॉ जो है, वो आज की क्या है, धारा 144 है, जिसमें एक जगह 2 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। खैर, धारा 144 में तो 4 से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते, लेकिन मार्शल लॉ में 2 से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते थे। और यहाँ पर क्या है, बैसाखी फेयर चल रहा है, प्रोटेस्ट भी चल रहा है। अब भाई ये सारी चीजें चल रही हैं, तो जो कमांड जिसके हाथ में है, और कमांड किसके हाथ में थी, किसने टुक कमांड करी थी, इसके पहले वाली स्लाइड में टुक कमांड करी थी जनरल डायर ने। अब भाई जनरल डायर को जब ये मालूम पड़ेगा कि उसकी मतलब जो उसका बनाया हुआ मार्शल लॉ है, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, तो वो कुछ तो करेगा ना। तो अब था क्या, ये जो मार्शल लॉ है, इसकी धज्जियां भी इसलिए उड़ी थी कि उस टाइम पर न्यूज़पेपर तो होता नहीं था, कोई व्हाट्सएप वगैरह न्यूज चैनल तो होता नहीं था कि लोग बागों को सबको मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई पंजाब में क्या लग रहा है, अमृतसर में मार्शल लॉ लग रहा है। अब किसी को पता नहीं था मार्शल लॉ लग रहा है, गांव वाले लोग हैं वो बेचारे अनअवेयर थे, उन्हें पता नहीं था, वो बैसाखी फेयर देखने आए थे। तो अच्छा खासा क्राउड गया था, जमा था। कहाँ पर जमा था, जलियांवाला बाग में। देखो, जलियांवाला बाग अगर देखोगे ना, तो जो स्वर्ण मंदिर है, तो गोल्डन टेम्पल के जस्ट लेफ्ट साइड में ही है। अब यहाँ पर क्या इतनी सारी चीज चल रही है, तो जनरल डायर को लगा कि भाई ये तो बिल्कुल वो हो गया कि मेरे ऑर्डर कोई मान ही नहीं रहा है। तो जनरल डायर क्या करेगा, जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। और ब्लॉक करने के बाद भाई क्या है, ब्रिगेडियर जनरल है, उसके पास क्या थी उस टाइम पर, बलूच रेजिमेंट थी।
बलूच रेजिमेंट के साथ क्या है, जो गोरखा रेजिमेंट थी, उन सब रेजिमेंट को बुलाकर उसने क्या कहा है कि ओपन फायर कर दो प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और भागने के रास्ते हैं ही नहीं, तीन तरफ से दीवार है, एक तरफ एग्जिट पॉइंट है, वहां पर उसने किसको बिठा दिया है, अपने सारे सोल्जर्स को बिठा दिया है, और उसने बोला है जब तक फायरिंग करो जब तक गोली खत्म ना हो जाए। अब यहाँ पर क्या है, वो पीसफुल प्रोटेस्टर जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर बहुत बुरी तरह फायरिंग करी गई है, बहुत सारे लोग क्या हैं गोलियों से मरे हैं, बहुत सारे लोग जो भगदड़ होती है उसकी वजह से मार्टियर हुए हैं, बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में कुआं था उसके अंदर जान बचाने के लिए कूदे, वहां पर मरे। तो बहुत सारे लोगों की क्या हुई है, इसमें डेथ हुई है। अब देखो बहुत सारे लोगों की डेथ होगी इसमें, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नॉर्थ इंडिया में क्या स्टार्ट होगा, प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा, अच्छा खासा प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा। और ये जलियांवाला बाग ही है जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या है, एक रास्ता देगा। अब देखो जलियांवाला बाग जो था ना, वो एक मतलब ऐसा इंसिडेंट है कि पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको कंडेम किया है, इवन दो ब्रिटिशर्स ने भी इसको कंडेम किया है। तो इसकी जांच के लिए एक कमीशन बैठा था जिसका नाम है हंटर कमीशन। देखो ये बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन हंटर कमीशन से क्वेश्चन आता है, याद रखना। हंटर कमीशन जो है वो इसलिए बनाया गया था 14 अक्टूबर 1919 में कि जलियांवाला बाग में जो जो हुआ उस सारी रिपोर्ट को हंटर कमीशन ने सबमिट करी है, किसको, ब्रिटेन को, या इंडिया की जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको। तो हंटर कमीशन ने जब पूछताछ करी है ना जनरल डायर से कि भाई आपने ऐसा काम क्यों किया, तो जनरल डायर ने बोला है आई एम जस्ट परफॉर्मिंग माई ड्यूटी। मैं क्या कर रहा था, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। मेरी ड्यूटी क्या थी, इसने बोला मेरी ड्यूटी थी कि जो मार्शल लॉ लगा हुआ है उसकी रेस्पेक्ट करना, और मैं एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता था इंडियन में। देखो याद रखना, एनटीएससी वगैरह के जो एस्पिरेंट्स हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है। तो जो जनरल डायर है उसने बोला कि मैं तो मॉरल इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था। अब प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट मतलब याद रखना क्या अच्छा है क्या बुरा है वो ये बताना चाहता था। लेकिन ये सब बहानेबाजी है, करी तो उसने मतलब कह सकते हो कि मतलब एकदम ब्रूटल काम था जो उसने ये किया। अब उसने ये भी बोला कि एक चीज और थी, जो सत्याग्रही थे उनके दिमाग में क्या था, टेरर और ऑ पैदा करना चाहता था। देखो टेरर और ऑ क्या है, फियर है। ऑ का मतलब क्या होता है, फियर होता है। तो वो ये चाहता था कि भाई सब लोग आतंकित हों उससे, सब लोग डर जाएं, और डर जाएंगे तो क्या है, ऐसे मूवमेंट होंगे ही नहीं, ऐसे प्रोटेस्ट होंगे ही नहीं। जब प्रोटेस्ट नहीं होंगे तो इनका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, वो बात अलग है, क्लीन चिट इसको नहीं मिली थी। ठीक है, अब रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये था कि जो नॉर्थ इंडिया है उस नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई हैं, क्लैशेस हुई हैं पुलिस के साथ। और इस स्ट्राइक क्लैशेस के साथ जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर अटैक हुए हैं। और जब ये सारी चीजें नॉर्थ इंडिया में होंगी तब क्या होगा, तब स्थिति थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और जो रॉलेट सत्याग्रह था अब उसकी हालत क्या है, खराब होनी शुरू हो जाएगी। देखो ये वही टाइम था जब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या है, अपना टाइटल वापस किया है। देखो रिनाउंस मतलब होता है क्या करना, वापस करना। तो जो अपना टाइटल है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया है, उस टाइम पर वापस किया है। टाइटल था नाइटहुड का। देखो 1913 में, मतलब इसके होने से 6 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला है। और नोबेल प्राइज भी किस में मिला है, लिटरेचर में मिला है। अब लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज मिला है तब उसके बाद उनको एक उपाधि भी मिली थी नाइटहुड की। तो वो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने क्या है, वापस करी है। कंपटीशन का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। याद रखना नाइटहुड की जो उपाधि है ना, दो ही लोगों को मिली है, गांधी जी को और रविंद्रनाथ टैगोर को। इनको पहले मिली है, गांधी जी को बाद में मिली है। ठीक है, अब जब इतना सब कुछ हो रहा है, स्ट्राइक हो रही हैं, क्लैशेस हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, तो जो ब्रिटिशर्स है ना वो भी रेस्पॉन्ड करेंगे। और ब्रिटिशर्स ने जो रेस्पॉन्ड किया है वो ब्रूटल रिप्रेशन किया है। ब्रूटल रिप्रेशन का मतलब है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने भी प्रोटेस्टर हैं, जो जलियांवाला बाग के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको उनके साथ मतलब क्या करी जाएगी, बहुत ज्यादती करी जाएगी। उनको बुरी तरह मारा जाएगा, कोड़े मारा जाएगा, उनको क्या क्रॉल करवाया जाएगा, सलाम करवाया जाएगा, उनकी नाक रगड़वाई जाएगी जमीन पे। ये सारी चीजें उसके बाद हुई हैं। इवन दो एक जगह है जिसका नाम है गुर्जनवाला। तो देखो गुर्जनवाला क्या है, आज पंजाब में था। और पंजाब ऐसा हुआ कि जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो आधा पंजाब तो इंडिया में आया, और आधा पंजाब जहां पर मुसलमान लोग ज्यादा थे वो चला गया कहां पर, पाकिस्तान में। तो ये जगह गुर्जनवाला पंजाब में है आज की डेट में, पाकिस्तान पंजाब में। तो यहाँ पर तो बॉम्ब भी हो गया, मतलब प्रोटेस्टर और भीड़ के बीच में इतनी लड़ाई हुई कि बॉम्ब का यूज करना पड़ा।
और गांधी जी को ये लगा कि भाई जब इतनी दिक्कतें हो रही हैं तो क्या किया जाएगा, अब मैं इस मूवमेंट को वापस लूंगा। क्योंकि देखो भाई अब क्या हो गया, वायलेंस हो गया, मूवमेंट में क्या हो गया, वायलेंस। और गांधी जी को मूवमेंट करना है किससे, सिर्फ और सिर्फ सत्याग्रह से। तो जैसे ही मूवमेंट में क्या होगा, वायलेंस होगा, गांधी जी इस मूवमेंट को क्या करेंगे, कॉल्ड ऑफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉल्ड ऑफ। तो गांधी जी मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करेंगे, और गांधी जी जैसी मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करेंगे तो जो तुम्हारा रॉलेट सत्याग्रह था वो यहाँ पर क्या है, बंद हो जाएगा। देखो एक चीज याद रखना, जो रॉलेट सत्याग्रह था वो हाँ खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद मिल वर्कर से बड़ा था, लेकिन ये जो मूवमेंट था ना, ये मास मूवमेंट नहीं कह सकते तुम इसको। इसको तुम मास मूवमेंट इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि ये है ना सिर्फ टाउन और सिटीज तक था, विलेजेस में ज्यादा था नहीं, सिर्फ लिमिटेड कहाँ पे था, टाउन और सिटीज में। तो ये मास मूवमेंट नहीं है। लेकिन गांधी जी ने ना इस मूवमेंट से एक चीज सीखी, और वो एक चीज ये थी कि गांधी जी को मालूम पड़ गया कि अगर मुझे कोई मास मूवमेंट इंडिया में चलाना है और वो सक्सेसफुल भी करना है तो मुझे हिंदू और मुस्लिम दोनों को यूनाइट करना पड़ेगा। गांधी जी को ये बात मालूम पड़ गई थी कि अकेले हिंदूज के दम पर क्या है, कोई मास मूवमेंट शुरू नहीं हो सकता। तो इसके बाद गांधी जी मास मूवमेंट की तलाश करेंगे, और मास मूवमेंट को शुरू करने के लिए गांधी जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों को क्या करना पड़ेगा, यूनाइट करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है, यूनाइट करने के लिए गांधी जी को मिलेगी एक लीड, और लीड मिलेगी खिलाफत इशू से। देखो खिलाफत इशू क्या है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो बताया था पहले मैंने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है, अलाइड और सेंट्रल पावर्स के बीच में लड़ा गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या थे, जो अलाइड फोर्सेस थी, जहां मैंने बताया था यूके है, मैंने बताया था फ्रांस है, बताया था यूएसए और रशिया है, इटली भी बताया था मैंने। तो जो अलाइड फोर्सेस हैं, उन अलाइड फोर्सेस ने क्या है, सेंट्रल पावर के ऑटोमन एम्पायर, जो आज की डेट में क्या है टर्की है, उसको हरा दिया था। अब ऑटोमन एम्पायर में क्या था, जो उसका राजा हुआ करता था वो कैलिफ था। वो क्या था, कैलिफेट या फिर कैलिफ था, जिसको खलीफा बोलते हैं। तो अब ऑटोमन एम्पायर क्या है, हार गया अलाइड फोर्सेस से, और हारने के बाद अलाइड फोर्सेस ने उसके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी कर दी। देखो हार्श पीस ट्रीटी का मतलब है हराया, हराने के बाद एक समझौता किया। उस समझौते में क्या था, बहुत सारा एरिया किसका, ऑटोमन एम्पायर का कैप्चर कर लिया था। किसने, फ्रांस ने। बचा हुआ कैप्चर कर लिया था यूके ने। तो जो बहुत बड़ा क्या हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर था, उसको थोड़ा क्या कर दिया था, मतलब बहुत ही छोटा सा कर दिया था, पावर्स कैलिफ की खत्म कर दी थी। तो ये जो कैलिफ है ये स्पिरिचुअल हेड था किसका, जो इतने भी इंडिया में सुन्नी मुस्लिम रहते हैं उनका। तो इंडिया के जो सुन्नी मुस्लिम है उनको लगा था कि भाई कैलिफ के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसकी जमीन छीन ली। और छीनी भी किसने, यूनाइटेड किंगडम वालों ने। ये लोग हमारे ऊपर भी राज कर रहे थे, और ये लोग क्या एलाइड फोर्सेस में भी थे। तो जैसे ही क्या किया गया, कैलिफ के ऊपर हार्श ट्रीटी हुई, तो कैलिफ को सपोर्ट करने के लिए जो इंडिया में सुन्नी मुस्लिम्स हैं उन्होंने बनाई है क्या, खिलाफत कमेटी। देखो याद रखना क्वेश्चन सिर्फ खिलाफत कमेटी से आता है। ये खिलाफत कमेटी एक तो कब बनी, तो याद रखना मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनी। दूसरा क्वेश्चन आता है खिलाफत कमेटी बनी कहाँ पे, तो खिलाफत कमेटी बनी थी बॉम्बे में। तो 1990 में खिलाफत कमेटी बनी कहाँ पर, बॉम्बे में। और किसके सपोर्ट में बनी, उस कैलिफ के सपोर्ट में बनी, जो कैलिफ या फिर खलीफा कहाँ पर है, ऑटोमन एम्पायर में है। देखो याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई कौन कौन खिलाफत कमेटी में को मतलब बनाने वाले कौन थे, तो एनसीईआरटी में सिर्फ दो नाम दिए गए हैं। एनसीईआरटी में दिए गए हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, और ज्यादातर दो ही नाम पूछे जाते हैं कि भाई खिलाफत कमेटी किसने बनाई, कि दो ब्रदर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई। लेकिन खिलाफत कमेटी में इनके अलावा भी दो बड़े नाम थे, जो एक थे हकीम अजमल खान और अबुल कलाम आज़ाद। तो हकीम अजमल खान और अबुल कलाम आज़ाद का क्वेश्चन आता है अच्छे कंपटीशन एग्जामिनेशन में, फॉर श्योर आता है। तो ये दो लोग भी थे जो कि खिलाफत कमेटी में क्या थे, मौजूद थे। अब देखो यहां से क्या था, यहां से गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिली। गांधी जी को लगा मुझे मास मूवमेंट चलाना है। मास मूवमेंट क्यों चलाना है, क्योंकि जो रॉलेट सत्याग्रह था वो तो मास मूवमेंट बन ही नहीं पाया था ना। क्यों नहीं बन पाया था, हिंदू मुस्लिम यूनाइट नहीं थे। तो गांधी जी को लगा कि अगर मैं इस खिलाफत मूवमेंट को और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मर्ज कर दूंगा तो शायद वो मास मूवमेंट बन जाएगा। तो हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए गांधी जी को जो अपॉर्चुनिटी मिली वो इस खिलाफत इश्यू से ही मिली। और यहीं से गांधी जी ने क्या किया, जो कलकत्ता सेशन था 1920 का, उस कलकत्ता सेशन में सितंबर 1920 में गांधी जी ने सबसे पहले प्रपोज किया कि क्यों ना नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ लॉन्च किया जाए। देखो याद रखना जो सितंबर 1920 का था, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, क्वेश्चन आता है कि इस सितंबर 1920 का जो सेशन था इसको हेड किसने किया था। तो देखो याद रखना
इसको हेड किया था या इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। तो याद रखना, लाला लाजपत राय सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन में क्या थे, प्रेसिडेंट थे। अब कलकत्ता सेशन में बात हुई, गांधी जी ने बोला, गांधी जी को शौकत अली मोहम्मद अली ने बोला कि चलो एक साथ कोशिश करते हैं, एक मास मूवमेंट चलाते हैं। अब गांधी जी ने जैसी बात रखी कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट साथ में चलाते हैं, तो कुछ जो क्या थे, कम्युनल थे, अच्छे खासे जो हिंदूवादी लोग थे, जैसे CR दास, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय और जो एनी बेसेंट हैं, तो CR दास, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय जो हैं, जिन्होंने BHU बनाया, इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये खिलाफत मूवमेंट अलग चलेगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अलग चलेगा। तो देखो याद रखना, कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 पहली बार बात हुई कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट होंगे, लेकिन यूनाइट नहीं हुए। लेकिन याद रखना यूनाइट होंगे कब, देखो ये यूनाइट हो जाएंगे कब, ये यूनाइट हो जाएंगे कुछ महीनों बाद, दिसंबर 1920 में जब नागपुर सेशन होगा। याद रखना, ये जो नागपुर सेशन था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इस नागपुर सेशन में ही दिसंबर 1920 में क्या किया गया था, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो याद रखना, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मर्ज हुए हैं। मर्ज कब हुए हैं, मर्ज हुए हैं दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में। ठीक है, एक विजय राघव करके शख्स हैं, विजय राघव, उन विजय राघव ने इस सेशन को क्या किया है, हेड किया है। इसके बाद ये प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया है। देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना, मैं इसमें कोशिश कर रहा हूं कि बोर्ड के साथ साथ कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो सारे क्वेश्चन फंसेंगे, फॉर श्योर आएंगे। चाहे एमयू एंट्रेंस दोगे, NTSC थोड़ा सा चेंज होने वाला है, वो एग्जाम दोगे, या फ्यूचर में कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी दोगे या कोई और, सब में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वीडियो, अब देखो मैंने ना पहला पार्ट लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया बुक का। अब दूसरे पार्ट में ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या है वो बताऊंगा। जैसे कि जो अवध मूवमेंट है, जो गुडम हिल्स में हुआ है आंध्र प्रदेश में, अलूरी सीताराम राजू, उसके बारे में बताऊंगा। अवध में जो बाबा रामचंद्र हैं, उन्होंने औद ग्राम सभा बनाई है, उसके बारे में बात करेंगे। जो पीसेंट हैं, जो प्लांटेशन वर्कर हैं, उनका क्या रोल था, उसके बारे में बात करी जाएगी। किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड होगा, उसके बारे में बात करी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें नॉन कोऑपरेशन को और डिटेल में बताऊंगा, और उसके बाद जो तुम लोगों का साल्ट मार्च है, सिविल डिसोबीडियंस, उसको बताऊंगा। उसके बाद लगभग ये चैप्टर क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। और जो स्लाइड है उसमें से मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो छोड़ने वाला हूँ, जो फ्यूचर में कहीं पूछा जाए। ओके, ऑल ऑफ यू।